शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? मुगल सम्राट जो जहांदार शाह था, उसके शासन से पूर्व ही अंत हो गया था उसका साम्राज्य। इसका क्या कारण था? इसका कारण था मित्रों, एक युद्ध में अपने भतीजे से उन्होंने हार गए थे। इसकी वजह से वो तख्ता पलट हो गया था। हारने में मदद करने के लिए जो था, सैयद बंधु नाम के एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने मदद किए थे। उन्होंने ही तख्ता पलट करवा दिया था। तो प्रश्न 1 का उत्तर आपका हो गया जहांदार शाह। 1712 से 1713 ईस्वी तक ही चला था 1 साल इनका शासन, और उसके बाद फिर इनका शासन का अंत हुआ था। अंत का कारण क्या है? अंत का कारण यही है कि तख्ता पलट हो गया था। चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आया था? तो ब्रिटिश सबसे पहले जो जनजाति से संपर्क में आया था वो था संपर्क गारो से मिले थे। अब क्यों मिले थे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट के बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद गारो से संपर्क में आए थे। अंग्रेजों ने गारो हिल्स की सीमा से लगे सभी अर्ध स्वतंत्र संपदाओं को जीत लिया था। अंग्रेजों ने गारो हिल्स की सीमा से लगे सभी अर्ध स्वतंत्र संपदाओं को जीत हासिल किया, लेकिन संपदा के आंतरिक प्रशासन की परेशानी नहीं किया जा सका। परेशान नहीं किया जा सका। उन्हें मुगलों के समय की तरह गारो की शक्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी दी गई थी। इसलिए गारो और जमींदारों के बीच दुश्मनी बढ़ते चली जा रही थी। यह अराजकता तब समाप्त हुआ जब 1873 में गारो हिल्स पर कब्जा कर लिया गया था। समझ में आ गई बात? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये कौन था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित जिसके वजह से अंग्रेजों को बहुत ही चिढ़ था। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो रहने वाला है टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान था। देखते हैं, दक्षिण भारत के मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। उन्हें गठबंधन व्यापार संबंध स्थापित करने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य अभियान प्राप्त करने के लिए ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस और अन्य देश के दूतावास भेजा जाने लगा। उन्हें पहले भारतीय शासकों के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने आधुनिक तर्ज पर विदेशी दूतावास स्थापित किया था। तो दोनों बातें किए थे, इसीलिए कर्नाटक का युद्ध होता है, अंग कर्नाटक युद्ध होता है ना। इसका मुख्य कारण यही है, अंग्रेजों को नहीं पसंद था कि हमारे जैसा कोई आगे बढ़े, बट ये जो कर्नाटक था, मैसूर राज्य आगे बढ़ते जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया था? किसने सरल और कारागार बनाया था? तो ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको बालाजी विश्वनाथ। उत्तर समझते हैं आगे। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सरल और प्रभावी बना दिया था। वह छत्रपति साहू के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य के मुख्य मंत्री माने पेशवा थे। उन्हें मराठा के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था की सुधार किया और उन्होंने अधिक कुशल और केंद्रीकृत बनाया था। उन्हें चौथ और सरदेशमुखी की व्यवस्था भी लागू किया था, जो राजस्व की वृद्धि करने में मदद करती थी। उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र बाजीराव प्रथम ने लिया था, जिन्होंने अपनी नीतियों को जारी रखा था, मराठा साम्राज्य की ओर विस्तृत किया था। आपको मैं बता दूं, चौथ और सरदेशमुखी ऐसे कर व्यवस्था थे जिससे मराठा साम्राज्य द्वारा वसूल किया जाता। चौथ 1/10 और सरदेशमुखी जो था वो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, जिसपे ये हमेशा बना रहता था कि कभी भी हमला करके मराठा साम्राज्य उसे जीत सकता है, उससे लिया जाता था। तो चौथ 1/4, सरदेशमुखी जो था 1/10 कर था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ था? तो ये डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी ने बहुत सारा विस्तार किया है। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ है। लॉर्ड डलहौजी ने, जिन्होंने 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है।
अपने कार्यकाल के दौरान कई नीतियां लागू किए थे। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार किया था। इन्होंने कुछ नीतियां व्यापक सिद्धांत थी, जिसमें से हड़प नीति कहते थे, जिन्हें अंग्रेजों को उन भारतीय शासकों के क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई थी जो उनके उत्तराधिकारी नहीं थे, जैसे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का विलय कर लिया था। उन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी को रियासतों में विलय कर लिया था। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले सतारा हुआ था, सबसे लास्ट में झांसी हुआ था, जो 1857 के क्रांति से प्रभावित था। 1857 के क्रांति से प्रभावित था, परंतु 1853 में ही झांसी पे कब्जा कर लिया गया था। राइट, चलिए आगे देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए विस्तार से देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, नेपोलियन की ताकत के आगे यूरोप में साम्राज्य चरमरा रहे थे। उन्होंने 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। देखिए, नेपोलियन फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम है इसका। इनके पिता का नाम होता है कार्ल बोनापार्ट। नेपोलियन ने ही ब्रिटेन को बनियों का देश कहा था। ये कैसा देश है? बनियों का देश। कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलिए विस्तार से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। 1775, 1780, 1824, 1838। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध, प्रथम अंगल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए, आंग्ल के शब्दों का मतलब मैं समझा दूं। आंग्ल जितना लिखा हुआ है, तो एक साइड तो अंग्रेज होगा, ब्रिटेन साम्राज्य, और इसके बाद फिर जो भी राज्य है उसके बारे में। आंग्ल से ऐसी कोई बात नहीं है कि आंग्ल क्यों लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध, अंग्रेज अफगान युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका सही उत्तर क्या। इसका सही उत्तर के लिए हम लोग मिलान करते हैं। 1775 में हुआ था आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध। तो एक का तो आप डी मिलाइएगा, मतलब 4 जिसमें होगा वो। 1780 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये मिलाइएगा 3, तो 4 3। 1824 में हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड एलनब्रो था उसमें, तो 4 3 2 होना चाहिए, तो आंसर नंबर ए सही होगा। 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। चलिए विस्तार से हम लोग देखते हैं इसको। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1775, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई थी? कौन सा था जिसे भू क्षेत्र चाहिए था? महाशय का नाम होता है डुप्ले। डुप्ले जी ने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए झगड़ा या युद्ध में भाग लेना स्टार्ट किया था। देखते हैं विस्तार से। डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने के लिए नीति शुरू की थी ताकि प्रदेशों का अधिग्रहण किया जा सके, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं का लाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमलित है? ठीक है, देखिए, बक्सर का युद्ध मिर्जाफर के विरुद्ध लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी द्वारा मराठा में हुआ था। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें देखिए बांडीवास का युद्ध जो है सही उत्तर है। बांडीवास का युद्ध जो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा गया था। चलिए देखते हैं इसका विस्तार से। 1960 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई और अंत में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए थे। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मुनरे के अधीन हुआ था और ये मीर कासिम, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निकाल दिए हैं। प्रश्न मतलब कि टेस्ट नंबर 2 भी हो गया है, 1 और 2, आज 4 नंबर टेस्ट होगा इतिहास में। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रवी मतलब किस घटना से संबंधित है? तो आपको पता है उलगुलान कहा जाता था बाबा बिरसा मुंडा को। ये झारखंड से संबंधित रखने वाले व्यक्ति हैं।
उस समय हालांकि बिहार भी शामिल था। उलगुलान या ग्रेट डिस्टर्बेंस 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वर्तमान झारखंड भारत के क्षेत्र में किसान विद्रोह के संदर्भित करता है। ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार और जमींदार साहूकार की शोषणकारी प्रथाओं के साथ आदिवासी समुदायों को बढ़ते असंतोष को विद्रोह छिड़ गया था। बिरसा मुंडा को जो मुंडा जनजाति के नेता मानते थे, विद्रोह के नेता के रूप में उभरे और आदिवासी भूमि की बहाली और ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का आह्वान किया था। ब्रिटेनों की अंततः ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा दबाया गया था इस विद्रोह को, लेकिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। आदिवासी समुदायों की दुर्दशा का ध्यान आकर्षण कर लिया था ये कौन? बिरसा मुंडा। उलगुलान का मतलब क्या होता है? एक महान उपद्रवी। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद उपनिवेशिक शासक द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे, जिसमें मतलब कि कौन सा ही है जो देखना है इसमें। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों को सृजन किया गया था। संथाल का गैर संथाल की भूमि आंतरण करना एक गैर कानूनी बना दिया गया था। इनमें से कौन सा उत्तर सही है या तो है? इसका दोनों उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, दोनों कर लिया गया था। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद उनका जो है संथाल परगना एक बनाया गया था अलग, और उनका भूमि जो है संथाली खरीद सकता है। SC एक्ट जो है अभी भी उसके तरह। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, 2016 का क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज ने भारतीय महाराष्ट्र में एक जनजाति विद्रोह था। सत्यशोधक ज्योतिबा बाई फुले द्वारा चलाया गया था ये। तो ये जो है संगठित किया था महाराष्ट्र के एक जाति विरोध विद्रोह था। इसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इन्होंने दिलाया था। चलो देखते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा आयोजित किया गया था 19वीं शताब्दी के पश्चिम भारत में एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें जाति व्यवस्था पर सवाल उठाना और चुनौतियां देने के लिए प्रोत्साहन करना। भारत में हाशिए पर रहने वाले, हाशिए मतलब होता है सबसे लास्ट में जो गरीब लोग हैं, सबसे गरीब, जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं हो, उन्हें हाशिए कहा जाता है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय विशेष रूप से दलित पहले अछूत रूप में जाने जाते थे और उन्होंने निचली जाति के उत्थान का कार्य किया था। कौन? ज्योतिबा बाई फुले। महाराष्ट्र का एक जातीय विद्रोह था। यही जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना से संबंधित है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या तो है? तो इसके बारे में समझते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है। तो कौन सा उत्तर सही होंगे इसमें से? तो इसमें से सही उत्तर होंगे 1 और 2 दोनों सही है। 1, इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करना है और धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था। और वेद त्रुटिहीन है, इसके बारे में उन्होंने त्रुटि रहित नहीं है जो कहे थे, त्रुटिहीन नहीं कहे थे, उन्होंने कहे थे त्रुटि रहित नहीं है, वेद में भी त्रुटियां हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निसाझा कारण मुहैया कराया था? तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्थानों और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचार का प्रभाव बढ़ना, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारी और लोग ठेकेदार का बढ़ना, जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण। इसका सही उत्तर है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए विस्तार से देखते हैं। 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह का एक महान सामान्य कारण जो थे ब्रिटिश उपनिवेशिक शासनकाल और अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी लोगों पर थोपी गई नीतियाँ था। इस नीति के परिणाम स्वरूप अक्सर जनजातियों को उसकी परंपरा भूमि में विस्थापित कर दिया गया, उन्हें जीवन और पारंपरिक तरीके से हस्तक्षेप किया गया, जिससे असंतोष और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कोलकाता में बेथुन
स्कूल स्थापित किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है या तो है, इसके बारे में हम लोग सबसे 1 और 2 क्वेश्चन का उत्तर जो सही है। एक में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को शिक्षा के उत्थान के लिए प्रोत्साहन करने के लिए कोलकाता में बैथुन स्कूल स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था बैथुन? तो कोलकाता में बैथुन किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कलकत्ता में विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने BA करके निकले थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं विस्तार से। तीसरा गलत है, तो कैसे गलत है? तीसरा कथन गलत है क्योंकि सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय के अभियान से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में बंगाल विनिमय अधिनियम के आधिकारिक तौर पे। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गट्टू नाथ बोस 2 व्यक्ति थे। गट्टू नाथ बोस ये दोनों जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक करके निकलने वाले। सोचिए कि आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और 2 ही व्यक्ति उसमें पढ़ता हो। एक व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा गट्टू नाथ बोस, बाकी लोग नहीं पढ़ता हो। क्या माहौल रहा होगा? J.E. बेथुन ने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे जुड़े हुए थे। देखिए बेथुन स्कूल जो था ना, ये बेथुन जी करते हैं, ठीक है, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की उस आग्रह का विरोध किया था जिनके सॉरी दोस्तों, उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रम समर्थन में दोनों वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों हेतु काम करने के लिए सर्वोदय समाज का स्थापना किया था। इनमें से कौन सा क्वेश्चन का उत्तर सही? 3 और 4 का उत्तर सही होगा। 3 है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों हेतु काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं विस्तार से इसका। उस प्रमुख सिद्धांत क्या था जिनको सामाजिक और धार्मिक सुधार, उनके सामाजिक बुराइयों को निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा मिल लिया था। बाल विवाह, परवा प्रथा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया था। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उन्हें भारतीय राज्य सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जिसके अधिवेशन बहुत वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ में रहा था। इसका कौन सा उदाहरण के संकेत में व्यक्ति जो है 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कौन व्यक्ति था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेहराम जी मालवारी, महादेव गोविंद रानडे, BR अम्बेडकर। इसमें कौन सा उत्तर? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे है इसका व्याख्या देखते हैं। महादेव गोविंद रानडे ब्रिटिश भारत के एक समाज सुधारक, न्यायविद और राजनीतिक नेता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और भारत में समाज सुधारक को बढ़ावा देने के प्रयास से सक्रिय रूप से शामिल थे। वह बाल विवाह के उन्मूलन, सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना की थी, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहन करना है और जिनके सत्र कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयोजक से आयोजित होता था। भारतीय स्वतंत्रता, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, जिसके गठन के उत्तरदायी का कारण क्या था? 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम के सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उन्होंने अलग अलग संगठन के सुझाव दिया था। तो उत्तर सही हो गया बी नंबर। बी का हम लोग आगे विस्तार से देखते हैं।
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, जो नेतृत्व एम.जी. रनाडे और आर. रघुनाथ राव जैसे उत्साही समाज सुधारकों ने किया था, जो इस धारणा के तहत थे कि कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित होगी। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस एक मजबूत गुट समाजवादी सामाजिक सुधार को प्रक्रिया को हितों के रूप में शामिल करने का विरोध कर रहा है। तर्क का सार यह है कि सामाजिक सुधार विभाजन और विपक्षता था, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य राजनीतिक एकता था। नीतिजनक सामाजिक मुद्दों को छोड़ दिया गया था। तो समाज जो कांग्रेस था बनाया गया था कि सभी मुद्दा को देखेगा, जैसे राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सभी मुद्दा को कांग्रेस देखेगा। लेकिन राजनीतिक मुद्दा को तो कांग्रेस देखा, बट सामाजिक और धार्मिक मुद्दा को कांग्रेस नहीं देख पाई। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बालों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी? ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इनमें से कौन सा जो है उनके द्वारा स्थापित किया गया पार्टी था? तो एक देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तो सबको पता है, आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा है जो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इसका उत्तर हो गया 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। प्रेसिडेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया 1947 ईस्वी में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र में जो तुलसीदास जांधवा, केशव राव जेठे के अन्य लोग साथ मिलकर किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफ वर्क पार्टी। देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, जिसमें देखते हैं। तो मोपला विद्रोह मिलान करते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सबसे पहले देखिए, बिरसा मुंडा सबको पता है बिहार में हुआ था, तो डी के 2 उत्तर होगा, डी के 2 में उत्तर है। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह देखिए केरल में हुआ था, तो इसका तो एक सामने हो जाएगा उत्तर। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह बंगाल में होता है, एका विद्रोह होता है आपका अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में होता है। इस तरह से 1, 3, 4, 2 उत्तर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल मालाबार के क्षेत्र में, पावना विद्रोह 1870 ईस्वी बंगाल पावना के जिला के क्षेत्र में, एका विद्रोह 1921 से 22 अवध के क्षेत्र में, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया था छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, बिहार, उस समय वर्तमान क्षेत्र जो है झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो आपको और देते रहूँ। बाय दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग करने के लिए।